बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल 2011 एनुअल। हम पास्ट पेपर से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं और नावल का मतलब ही फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ होता है, तो इट्स मीन दैट कि लाइफ इज़ कॉम्प्लिकेटेड। तो नावल भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और नावल के बारे में रेज़ किए जाने वाले एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर आल्सो कॉम्प्लिकेटेड। और इसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को सॉल्व करने का, इन्हीं रिडल्स को सॉल्व करने का ही मज़ा होता है। तो आपने बहादुरी के साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आइए हम मिलकर देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि क्या पूछा जाता है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ फार डू यू थिंक दैट द एंडिंग ऑफ जॉर्ज इलियट्स एडम बीट इज़ इफेक्टिव? जॉर्ज इलियट की एंडिंग इफेक्टिव है, आप कैसे सोचते हैं? आपने बीए के अंदर एक स्टोरी पढ़ी होगी, रिपेसनीज डॉटर। आपको उसकी एंडिंग याद है बेटा? क्या हुआ था? आखिर में हीरोइन जो है उसकी डेथ हो जाती है और लवर और बाकी कैरेक्टर्स जिंदा रहते हैं। एक और स्टोरी थी उसके अंदर, उसका नाम था टेक पिटी, ईवा की थी। उसका एंडिंग याद है? आखिर में वो आगे ठहरती है, उसने बाजू ऐसे उठाए हुए हैं और कैरेक्टर कहता है कंजरी, कुत्ती, कमीनी, दफा हो जाओ यहाँ से, और वो ब्लेंडर नीचे गिरा देता है। और हम परप्लेक्स हो जाते हैं कि क्या हुआ है, वो उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसे मोहब्बत पा ली या नहीं पा ली, उस औरत को समझ आ गई कि नहीं आ गई। ये भी एक किस्म की एंडिंग है। तो एक एंडिंग मैंने आपको पहले बताई है, एक एंडिंग मैंने आपको बाद में बताई है। तो कौन सी एंडिंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आप बताइए? फर्स्ट वाली जी जी। तो फर्स्ट वाली एंडिंग आप कहते हैं इफेक्टिव है। फर्स्ट वाली एंडिंग इफेक्टिव बिल्कुल नहीं है। उसका तो कंक्लूजन आ गया, रिजल्ट सामने आ गया। आपने उसके ऊपर 1 मिनट या 10 मिनट, आपने 2 मिनट मैक्सिमम आप उसके ऊपर से क्लोज कर देते हैं चैप्टर को, ठीक है ना? उस चैप्टर को क्लोज कर देते, भाई इसका एंड हो गया, ये ट्रेजिक था, बस ये बुरा था। लेकिन जिन क्वेश्चंस, जिन स्टोरीज की एंडिंग जो है वो परप्लेक्सिंग होती है, इनसफिशिएंट और इनकम्प्लीट होती है, इम्परफेक्ट आप कह सकते होती है, यानी कि वेग होती है, वेग का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा होता है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। हम कहते हैं वो फिर क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ होगा, हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं ना। तो फिर ये क्या होती है, ये इफेक्टिव ज़्यादा होती है, क्योंकि आप फिर उसके, आपको लाजमी कोई ना कोई स्टोरी ऐसी ज़िंदगी में पड़ी होगी जिसको बाद में देर तक सोचते रहे होंगे, यार इसके बाद क्या हुआ होगा, लो इन्होंने एंड तो बताया ही है। तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हुआ ना, क्योंकि उसका असर आपके ऊपर 1 साल तक मुहित हो गया। तो इसका मतलब ये है, जिन नावल्स या फिक्शंस या स्टोरीज़ के एंड वेग होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, वो दर हकीकत एक डिवाइस है, टेक्निक है, जो कि राइटर आपके साथ लगाती है कि एंड पर जाकर ये फिर खुद ही सोचते रहें और कंक्लूजन निकालते रहें और मेरे कैरेक्टर्स के साथ कई साल रहें। तो आप उस वक्त वर्किंग करना शुरू कर देते हैं, आपका जहन काम करना शुरू कर देता है। तो वो राइटर अच्छा है जो आपको काम पर लगा दे, थिंकिंग पर लगा दे, क्योंकि थिंकिंग सबसे अहम चीज़ है, आपको ब्रेन बनाती है, ठीक है? अच्छा, मैं बात को थोड़ा सा मज़ीद समेट दूँ, मेरे ख्याल में मैंने बात लंबी कर दी है। वेग एंडिंग वाले जो नावल्स होते हैं वो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं, इसीलिए उनके इफ़ेक्ट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस नावल पढ़ा है? एक्साइट होकर बैठे, मुर्दों की तरह बैठे हुए हैं, एक्टिव हों, जवाब दिया करें, तब मुस्कराया करें, गुस्सा किया करें, आंखें निकाला करें, कुछ ना कुछ तो किया करें। उसने कहा वो पत्थर हो, दिल हो, वो आईना हो, पत्थर हो के दिल, हिजर में कुछ ना कुछ टूटे तो सही। ना यहाँ पत्थर टूटते हैं, ना आईना टूटता है, ना कोई शोला बयानी होती है, बैठे हुए गुंगू की तरह लोग क्या सोचेंगे, ये कैसे सकालन है। मुस्कुराया करें, जवाब दिया करें।
एक्साइटमेंट पैदा करें। मेरे घर पिछले टीचर्स ने आपको बहुत डांटा है लगता है, आप लोग डर गए हैं। नहीं डरे नहीं, पार्टिसिपेट किया करें, कम एक्सप्रेशन तो दिया करें ना, ठीक है। और नहीं मुझे ऐसे कर दिया करें, ऐसे ऐसे कर, ठीक है। वो मैं पढ़ाता था ना, तो मैं ऐसे वाइट बोर्ड की तरफ पढ़ा रहा था ना, तो मैं फिलॉसफी बहुत ज़्यादा करता था, और वो भी बीए वालों को ना, तो बीए वाले बेचारे वो मेरी फिलॉसफी के ज़ेर ताब बजाते थे। तो मैं एक दिन ऐसे लिखने लगा, तो मैंने एकदम पीछे मुड़ के देखा तो एक लड़की दूसरी को कहती, यानी कि वो गिट्ट बना रही थी पीछे, और ऐसे जैसे डोर को लपेट दे, कहते आप पास ये शुरू हो रहा है तो डोर लपेटते जानी है हमने। उसके बाद में बड़ी शर्म है, लेकिन मुझे ही बड़ा वो हुआ कि यार ये क्या सोचते हैं। ओके जी, हाउ फार डू यू थिंक दैट द एंडिंग ऑफ जॉर्ज इलियट्स एडम बीड इज इफेक्टिव? मुझे आप बताएंगी, आईना बताइए कि जॉर्ज इलियट का ये नावल एडम बीड का एंडिंग क्या थी? ऊंची आवाज में, रिकॉर्डिंग में आवाज आनी चाहिए आपकी। एंडिंग क्या था? हाँ सर वो हैटी सोरेल को वो मतलब सेंटेंस होती है कि वो उसको हैंग हो जाएगी, तो ये बचा लेता है जो ऑथर होता है उसको अपने इंफ्लुएंस यूज करके, लेकिन उसको वो ना एग्जाइल कर दिया जाता है वहाँ से, तो उसकी डेथ हो जाती है। और क्योंकि वो जो एडम बीड होता है वो काफ़ी मैच्योर हो गया होता है सारे प्रोसेस से गुजर के, तो वो फिर उसको माफ कर देते हैं और उसकी जो कज़न होती है डीना सोरस, उससे शादी करते हैं। डीना मोरिस था, डीना मोरिस, सॉरी वो सोरस हो गया। हाँ, डीना मोरिस से शादी कर देते हैं। कोई एंड में कॉम्प्लिकेशन भी है? कुछ भी नहीं। अच्छा, मेरे ख्याल में एज कम्पेयर टू अगर प्राइड एंड प्रेजुडिस देखा जाए तो इस नावल के अंदर तो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। प्राइड एंड प्रेजुडिस के अंदर तो शादियाँ सीधी हो गई हैं, लेकिन एडम बीड के अंदर हाँ ट्रेजेडी हो गई है, लेकिन जिस करैक्टर की वो बिलवेड थी वो करैक्टर फिर शादी कर रहा है, बच्चे ही पैदा कर लिए उसने, तो ये थोड़ा सा ऑड लगा कि उस करैक्टर का क्या बना होगा जो एग्जाइल में गई है और उसकी एंड को शॉर्ट किया गया। उसकी मौत के बारे में हमें डिटेल नहीं मिली, वो मर गई कैसे, डॉरी थॉर्न का क्या हुआ, तो एंड थोड़ा सा बहुत सारे सवालात छोड़ जाता है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट ज़्यादा है, आप क्वेश्चन रेज करते हैं, आप हैटी को डिफेंड करते हैं कि क्यों हैटी के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या इस सोसाइटी के अंदर भी ऐसी हैटी मौजूद है, क्या उसके साथ ऐसा हुआ है या हो रहा है। आप सवाल रेज करेंगे एज ए स्कॉलर कि आपके माशरे में आपकी बहन, आपकी दोस्त, आपकी हमसाई, क्या वो कोई ऐसा करैक्टर मौजूद तो नहीं है, अगर है तो उसके साथ ऐसा हुआ है तो ये जाती दैट द क्वेश्चन फॉर द वर्ल्ड, दुनिया के लिए क्वेश्चन है। डॉनी थॉर्न है तो वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, क्वेश्चन है। क्या एडम बीड ने जो एक्ट किया है बाद में शादी करने वाला, दैट वाज राइट, मैच्योरिटी वाला है या नहीं है। डीना मोरिस जो कहती है मैं गॉड के लिए मख्तस हूँ, वो वापस कैसे आई है, क्यों आई है, कैसे आ गई है। तो ये क्या पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है? अगर पॉजिटिविटी है एट द सेम टाइम नेगेटिविटी भी, क्या ये ज़िंदगी की रिदम है? बहरहाल मैं लंबी फिलॉसफी में नहीं जाना चाहता, एंड कॉम्प्लिकेटेड है एंड यू हैव टू जस्टिफाई इट इन द क्वेश्चन। अब अगर आप वहाँ एग्जाम में बैठेंगे, हो हमने तो ये क्वेश्चन तैयार नहीं किया, मेरे ख्याल में इंसान को खुद शर्म आ जाती है कि यार मैं क्या कह रहा हूँ। स्कॉलर के ये शान स्कॉलर के ये मेरा सवाल याद ही नहीं किया मैंने, ये तो की बुक में लिखा हुआ नहीं था। स्कॉलर तो ये कहेगा ना वो सवाल मुझसे रेज करो जो मेरे मेयार का है, स्कॉलर तो ये कहेगा। आप लोग याद रखें, फिर कह रहा हूँ वही हैं जो कि आपने दुनिया को मॉडल बन के दिखाना है, बल्कि समझाना है कि भाई ये सवाल याद करना कुछ नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग और सेंसेस बहुत कुछ होता है, आपको ये समझना है, ठीक है। सर इसमें सारी उसकी मैच्योरेशन है ना, सारा जो उसका मैच्योरेशन हुई, उसके साथ जो ट्रेजेडीज हुई और उसका एंड इफेक्टिव है या इनइफेक्टिव है वो बताना है। एंड पर जो रेज हुए हैं क्वेश्चंस जो आपके माइंड में आते हैं, आपने उसको डिफाइन करना है। एडम के एक्ट को जस्टिफाई करेंगे। हाँ, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। एक्यूट नावल से करेंगे तो फिर आपके लिए वो सारी चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ वो मौजूद हैं, वो सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिटिकली एग्जामाइन द इवेंट्स एंड कैरेक्टर्स इन जैन ऑस्टन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस इन द लाइट ऑफ द टाइटल ऑफ द नावल। नावल के टाइटल को मद्देनजर रखते हुए आपने क्या डिफाइन करने हैं? मेरे ख्याल में कैरेक्टर्स का है, उसने इवेंट्स भी बताने हैं, कैरेक्टर्स भी बताने हैं। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस, ठीक है। डार्सी का बताएं कि प्राइड कैसे थी,
और एलिजाबेथ प्रेजुडाइज कैसे हुई, ठीक है, फिर इवेंट क्या हुए उसके साथ, ठीक है, 2 पैराग्राफ ये चले जाते हैं। फिर जैन ऑस्टन और जेन और बिंगले के दरमियान कोई प्राइड और प्रेजुडाइज नहीं थी, लेकिन इवेंट उसके कौन से थे जो उनकी जुदाई का सबब बने, ठीक है। मेरे ख्याल में ये डार्सी और एलिजाबेथ पर ही बात ख़त्म हो जाती है आपकी, लेकिन आपको 2, 3, 4 कैरेक्टर्स और डिस्कस करने चाहिए। बस रह गया 3 लिडिया। 3 डिस्कस डायलॉग प्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर एंड सेटिंग इन बारचेस्टर टावर्स। बारचेस्टर टावर्स हमने एक्सक्लूड कर दिया है, ओवरऑल ये बारचेस्टर टावर के अंदर कैरेक्टर्स को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रेजेंस ऑफ द वास्ट फैशनलेस हीथ, the presence of the vast fashionless heath puts the human movements into perspective as the senseless hurrying of ours. Discuss with the reference of Thomas Hardy's presentation of Egdon Heath in Return of the Native. ये सवाल वैसे तो सिंपल, आपने एग्डन हीथ लिखना है, उसके ऊपर लिखना है। एग्डन हीथ वाज अ नेम ऑफ अ प्लेस, ठीक है, लेकिन ये नेचर को सिंबलाइज करती है। आपका सवाल बना हुआ है, आपने वो बयान कर देना, लेकिन ये उसी का टेक्स्ट लिया गया है कि एग्डन हीथ वो एक वास्ट वैराना था और पैशनलेस था, उसके अंदर कोई जज्बे नहीं थे, वो ब्लाइंड था, केयरलेस था। पुट्स द ह्यूमन मूवमेंट इनटू पर्सपेक्टिव एज अ सेंसलेस हरिंग ऑफ हॉर्स, और वो तमाम लोगों को, एग्डन हीथ तमाम लोगों को एक्साइट करती थी कि वो सारे के सारे कोई ना कोई काम करें, मूवमेंट करें, और उनकी मूवमेंट ऐसी होती थी जैसे कोई पागल किसी आर्ट की तरफ जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है एग्डन हीथ पैशनलेस जगह है, नेचर पैशनलेस होती है और ब्लाइंड होती है। एक बात मैंने कह दी, क्या होती है? नेचर पैशनलेस और ब्लाइंड होती है, केयरलेस होती है। ये बात क्लियर है? एग्डन हीथ भी यही है, और वो तमाम इंसानों को मूवमेंट में रखती है, और जैसे वो बहुत ही उम्दा कोई काम कर रहे हो इंसान, लेकिन दर हकीकत वो कोई उम्दा काम कर नहीं पाते, करते भी हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे ये पता नहीं है, क्योंकि नेचर इज़ ब्लाइंड। अच्छा, ये बात आपको समझ आई या नहीं आई? मैं आपको एक बात और समझा देता हूँ नुक्ते की। इस लाइन में फिलॉसफी ये है कि नेचर ब्लाइंड है, और अल्लाह ताला में माफ़ करे, हार्डी का कंसेप्ट है देयर इज़ नो गॉड एक्सेप्ट ब्लाइंड नेचर। यहाँ पर ब्लाइंड नेचर है, गॉडलेस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, और ब्लाइंड नेचर केयरलेस है। वो वेल्डीव को विलन होता है ना उसके अंदर, हाँ नहीं विलन, अच्छा ठीक है, वेल्डीव विलन है, चलो उसको पनिशमेंट मिली, आखिर में मर गया। युस्टाशा बुरी है, नेचर को छोड़ना चाहती है, हस्बैंड को छोड़ना चाहती है, भागना चाहती है। तो क्या इंसान के अंदर जज्बे नहीं होने चाहिए, एडवेंचर नहीं होना चाहिए, उनके कोई एम नहीं होने चाहिए? सवाल है अब ये। तो अगर जो भी एम रखेगा तो नेचर उसे पनिश करेगी। वो जो मदर यूब्राइट थी उसका कोई कसूर नहीं था, नेचर ने उसको क्यों तबाह किया? क्लाइम का कोई कसूर नहीं था, उसको नेचर ने क्यों केयरलेस दिखाई, नेचर ने क्यों उसे ब्लाइंड किया, क्यों तबाह किया? तो देयर आर क्वेश्चंस कि नेचर केयरलेस है, बाज़ का फेवर्स भी दे देती है और बाज़ का फेवर नहीं भी देती। तो ओवरऑल हम अगर माशरे में देखें तो हमारे माशरे में देखें कि बहुत बड़े बड़े जलाद किस्म के कातिल, जानी, बदमाश, लुटेरे, वो बड़े बाइज़्ज़त लोग हैं। लोग वो आ जाते हैं तो लोग उनको बड़े ग्रीन कारपेट पर, रेड कारपेट पर बुलाते हैं। हमारे मिनिस्टर वगैरह और जो कॉमन शरीफ लोग होते हैं, उनकी बीवी को कैंसर हुआ पड़ा होता है, उन्हें उनकी किडनियाँ फटी होती हैं, रुल रहे होते हैं, सैकी पेशेंट हो रहे होते हैं, धूप में सिट्टे बेच रहे होते हैं, तो वो इंसान ही है ना। तो फिर ये किसका कसूर है? नेचर का कसूर है। फिर डिवीजन सही नहीं हुई।
ठीक है, फिर इस तरह होता ना कि अगर नेचर और लॉज हैं, हार्डी के व्यू को देखा जाए तो फिर इस तरह होता ना कि 5 साल एक आदमी अमरूद बेचता, फिर 5 साल हुकूमत करता, 5 साल आर्मी में रहता, 5 साल वो पट्टे काटता, बस मैनेज होता ना भी हर बंदे ने कोई ना कोई काम बैलेंस में किया। ओके जी, व्हाट्सएवर। हम यहाँ पर एक ही बात कर रहे हैं कि एग्डन हीथ का करैक्टर लिखना है और ये बताना है कि एग्डन हीथ इज़ द सिंबल ऑफ नेचर एंड नेचर इज़ ब्लाइंड। सिंपल। थोड़ा सा पेसिमिज्म का लिख सकते हैं सर? हाँ, पेसिमिज्म का व्यू भी लिख सकते हैं। क्रिटिकली एनालाइज डिकन्स नरेटिव टेक्निक एंड स्टाइल इन टेल ऑफ टू सिटीज। टेल ऑफ टू सिटीज के अंदर उसने जो स्टाइल अपनाया है वो बयान करें। स्टाइल का क्वेश्चन मैंने बना दिया है एक्यूट नावल के अंदर कि उसका स्टाइल है, वो किस तरह ब्रिक्स को इस्तेमाल करता है, कलर को कैसे इस्तेमाल करता है, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस कैसे इस्तेमाल करता है, ये उसका स्टाइल है। आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छी है। आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन पर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता इसका, लेकिन आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन उसकी बहुत अच्छी है। हालांकि सबसे बड़ा हॉल मार्क डिकन्स का उसकी आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन है। जितने सॉलिड, सोफिस्टिकेटेड, स्ट्रेट और स्मार्ट कैरेक्टर डिकन्स के होते हैं, ऐसे कैरेक्टर आपको किसी और नावल में नहीं मिलते। तो हम इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर सकते हैं आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन यानी टेक्निक ही है सर वो बेसिक। हाँ, वो इस्तेमाल कर सकते हैं जी। आप आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन की बात कर सकते हैं, उसका पैराग्राफ बना सकते हैं। हाँ, अच्छा, चलो ठीक है, लेकिन आज तो कोई प्रोग्रेस नहीं है ये आपकी। आई एम नॉट हैप्पी स्टिल। मैं अभी तक किसी के, अभी तक मुझे आप थोड़ा सा पीछे 2-3 मुझे टेस्ट अच्छे चेक कराए थे। अब आप लोग हिम्मत करें बहरहाल कि मुझे कोई अच्छे टेस्ट दें, डेली बेसिस पर काम करें। हेलो पापा, ठीक है। हाँ, 6 नंबर, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द बेनेट सिस्टर इन जेन ऑस्टन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस। अब पांचों सिस्टर्स की बात करनी है, कौन जो थी जिसके अंदर पैशंस ज़्यादा थे, कौन फूल थी, नॉर्मल थी, और कौन जो है सोफिस्टिकेटेड थी, कौन लस्टी थी। आपने 5 सिस्टर्स की बात करनी है, 5 पैराग्राफ्स बनते हैं। राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन 2 ऑफ द फॉलोइंग। हार्डीज फैटलिज्म। फैटलिज्म का क्या मतलब होता है? हाँ, हलाकत खेज, यानी कि पेसिमिज्म, यानी कि वो कहता है कि हर चीज़ डेड होने वाली है, नेचर ने किसी को नहीं छोड़ना। वो मौत की और सिकनेस की बात करता है। ही इज़ नॉट ऑप्टिमिस्टिक। दुनिया के अंदर एक व्यू है, वो व्यू ये है जो कि मॉडर्न दौर का एक व्यू है कि वर्स तरीन सर्कमस्टेंसेस और वर्स तरीन बिटर रियलिटीज़ को देखकर भी आप अच्छे की उम्मीद करें। आप सामने देख रहे हैं कि अंगारे गिर रहे हैं, फिर भी आप कहें कि इन अंगारों के अंदर फूल भी होंगे। गो कि आपको हकीकी यकीन है 100% कि ये सिर्फ और सिर्फ अंगारे हैं और इसमें कोई फूल की गुंजाइश नहीं, लेकिन फिर भी आप कहें इसमें फूल हैं। ठीक है, जिसमें एक आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी सबसे बुरी सूरत हाल में होती है, लेकिन लोग फिर भी कहते हैं डेमोक्रेसी ही होनी चाहिए, आखिर ये अच्छा हो जाएगा, यही हल है। अगर डिक्टेटरशिप रही तो फिर किंगशिप आ जाएगी, फिर वो बहुत मार पड़नी है। ठीक है, मैंने भी कोई नहीं पहचाना आप लोग। और यहाँ पर अगर अंग्रेज़ों की हुकूमत आ गई तो उन्होंने पूछना है आपसे आगे, हाँ जी बताएं थॉमस हार्डी के बारे में क्या व्यूज़ हैं। आपने ऐसे कहा ना, वो सवाल मैंने याद नहीं किया, उन्होंने अंदर ढक देना है। तो उन्होंने पसंद नहीं तो मतलब कहना उस्ताद ने भी ले आओ अपने। करेक्ट। अच्छा देखिए, करेक्टर स्केच ऑफ एलिजाबेथ बेनेट। अब जब आप गौर करें, प्राइड एंड प्रेजुडिस के कितने सवाल आए हैं? कैसे 30 पहले भी आया है कोई? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, 25 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2, और फिर ये 6 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर का ये हो गया, 50 नंबर हो गए, और 12 नंबर का ये कितने नंबर हो गए? 62 नंबर उसने एक नावल में से दिए हैं, और सबसे आसान नावल। मटेरियल ही रहता है सर, एक भी आप इतना लिख लो, 25 नंबर लेने हैं सर, वो पेज भी तो बनाने हैं।
अब कम से कम इतना तो मैनेज आपको करना पड़ेगा। अगर बच्चे ने एक ही नावल तैयार किया है तो उसने 2 नावल तैयार किए तो फिर भी पास हो जाता है। इजीएस्ट नावल है और 62 मार्क्स। एक नावल वो अच्छे से तीनों क्वेश्चंस करता है क्या? 3 मार्क्स लेके तो वो वैसे ही पास हो जाता है। हाँ बेटा, ये कह रहा हूँ कि नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस के हवाले से मैं ये कहता हूँ कि आपने प्राइड एंड प्रेजुडिस के आपने तमाम क्वेश्चन जो है क्यूट नावल में तमाम अंडरस्टैंड करने हैं, अच्छी तरह से रीड करने हैं, आपने उसको नहीं छोड़ना। गो कि ये नावल मेरी परसेप्शन जो अपनी है, मैं इस नावल को नावल कहता ही नहीं हूँ, ठीक है, हालांकि दुनिया के टॉप 10 नावल में से एक नावल है। मैंने इसके बारे में अच्छा नहीं लिखा मेरे ख्याल में, मैंने कुछ इसको थोड़ा सा सीधा भी कहा। हर दफा नहीं होता ना, ये तो एक दफा हो गया। चलो वक्ती तौर पे तो खुश हो जाओ यार, क्या हो गया है, ऑप्टिमिस्टिक रहो यार, तुम बिल्कुल हार्ड ही बन गई हो, मैंने तुम्हारा नाम हार्ड ही रख देना है। डिकन्स ह्यूमर मुश्किल क्वेश्चन है। डिकन्स को डिटेल में पढ़ा होगा तो वो पर वहाँ पर डिकन के ना जेरी क्रेंचर है वहाँ पर एक करैक्टर, और उसकी जोक्स हैं, 2-3 जोक्स आपको वाजे मिलती हैं। एक तो मिस प्रोज जो होती है वो एक बार वो बैंक मुलाजिम जो होता है उसको धक्का देती है बड़े ज़ोर का, वहाँ जोक है। तो एक आध जेरी क्रेंचर की जोक है। तो जोक्स को सर्च करना पड़ेगा और दैट इज़ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। अगर किसी का शौक़ है तो वो डिकन के नावल में जाएगा और डिकन का नावल की टेक्स्ट पढ़नी पड़ेगी। और डिकन्स का टेल ऑफ टू सिटीज़ जो है, जो कहते हैं यूरोपियन कहते हैं जिस घर के अंदर बाइबल और डिकन की टेल ऑफ टू सिटीज़ नहीं है वो घर कंप्लीट नहीं है, ठीक है। और डिकन की मैं बुक लेने गया था, टेल ऑफ टू सिटीज़ ओरिजिनल टेक्स्ट, फिर मैंने नहीं ली थी, मैंने कहा रहने दें। उसने मुझे एक बुक दी थी, उसने कहा था कि ये 2200 रुपये की है, और वो इतनी मोटी किताब थी जितना हम मोटा मेरा हाथ खुल सकता है ना, इतनी मोटी किताब थी। और उसने कहा ये वॉल्यूम 1 है और 3 वॉल्यूम है इसी नावल के टेल ऑफ टू सिटीज़। तो मैंने कहा ये रख दें। तो असल में तो आपको ये नावल एंजॉय करना था ना, तो वो तो आपने किया नहीं है। कम से कम आप क्वेश्चन तो कंप्लीट पढ़ें, अंडरस्टैंडिंग तो बनाए ना उसकी। वैसे मेरा ख्याल ये है कि यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा ये करना चाहिए, थोड़ा सा अनाउंस कर देना चाहिए कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए कि भाई नावल्स की मूवी देखनी है आपने, ये मूवीज़ को लेकर आएँ, क्योंकि नावल ख़त्म हो गया है। मेरे नज़दीक नावल की ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। मैंने 10 साल पहले कहा, मैंने कहा नावल एंड है, ड्रामा, मैंने कहा चलो ड्रामा जो चल रहा है वो ठीक है, रिटन फॉर्म में प्रोज और नावल की मौत है, पोइट्री की मौत है। लोगों ने कहा ये हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये हो नहीं सकता। पिछले दिन एक लड़की आई हुई थी, मैंने नावलिस्ट बनना है, नावलिस्ट बनना है, आप मुझे ये बनाए, ये पता है, ये पता है। मैंने कहा अच्छा मैं बताता हूँ। फिर मैंने उसे कहा भाई नावल की तो आगे लाइफ नहीं है, क्या करोगी नावल लिखकर नावलिस्ट बन के। जिन्होंने लोगों को पागल बनाना था बना लिया, काफ़ी हो गया, ठीक है। अब तो किस चीज़ का दौर है, ड्रामाज का, मूवीज़ का, ड्रामाज और मूवीज़ और सॉन्ग्स का। ड्रामाज और मूवीज़ की भी मौत है। मूवीज़ और ड्रामाज का पीरियड ख़त्म हो गया है जब से सोशल मीडिया आ गया। आपका क्या कहा है बेटा मैंने? इस बात से आपको क्या लेना देना, आपने तो एग्ज़ाम देना है। कैसे नहीं, ये आपका सब्जेक्ट है ना, आप ड्रामाज के एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं ना, मूवीज़ के एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं। तो मूवीज़ और ड्रामाज की जगह सोशल मीडिया जब आया तो वो क्लिप लेकर आया है, ओरिजिनल क्लिप लेकर आया है कि 2 बिल्लियाँ आपस में खेल रही हैं, कैसे खेल रही है, एंजॉय करें। एक ट्रक का एक्सीडेंट कैसे होता है किसी और के, आप ओरिजिनल देखते हैं ना। और कितने देर का क्लिप होता है, 3 और 4 मिनट्स का। तो अब जो नई मूवी आ रही है वो आपकी 3 मिनट की मूवी लॉन्च हो गई है, 3 मिनट्स की मूवी आ गई है आपकी, ठीक है। उसी में सॉन्ग भी है, उसी में ट्रेजेडी है या उसमें कॉमेडी है, जो भी है 3 मिनट्स की है। टाइम ही नहीं है मूवी देखने का आपके पास। ओके जी, मैं आप अगली बात करने लगा हूँ। (2011) supplementary discuss in detail how George Eliot presents the relationship between the individual and society in Adam Bede।
क्या इंडिविजुअल और सोसाइटी का आपस में कोई कनेक्शन दिखाया गया है? यस, दिखाया गया है। इंडिविजुअल कौन है? हैटी है। प्रेशर किसका है? सोसाइटी का है। सोसाइटी के नाम्स हैं, इसीलिए वो उसे ओके। तो सोसाइटी के प्रेशर से हैटी को सारी मुश्किलात आई। एडम बीट भी एक सोशल बीइंग है और वो भी सोसाइटी के साथ रहना चाहता है, और जो भी सोसाइटी के नॉर्म को तोड़ना चाहता है वो उससे फाइट करता है। मेरा मकसद क्या है? आपने पढ़ा है ना वो? जी, मेरा इस बात से क्या मतलब है? जी जी, मेरा इस बात से क्या मतलब है? मैंने कहा है कि एडम बीट भी सोशल बीइंग है और जो भी करेक्टर सोसाइटी के नॉर्म्स को तोड़ना चाहता है वो उसके खिलाफ लड़ता है। क्या मतलब है? तो वो उसको मतलब मुश्किलात का सामना किसके साथ लड़ता है? आर्थर के साथ लड़ते हैं। आर्थर, आपने कहना यस वो लड़ा था आर्थर डोनिथान के साथ। मेरी बात कंप्लीट हो जाती, ठीक है? अच्छा, चलें जी। तो सोसाइटी का ताल्लुक है, आप ये देखें कि वहाँ पर टेनेंट बैठे हुए हैं तो वो भी एक सोशल सेटअप बनाकर बैठे हुए हैं। अगर आर्थर और उसके फादर और उसके पेरेंट्स वो रह रहे हैं तो वो भी एक सोसाइटी है। तो आप वहाँ पर सोशल एक्टिविटी भी दिखाएंगे कि एक दरवाज़ा बना हुआ है, लोग उसके अंदर से गुजरते हैं, आते हैं, डॉग रखा हुआ है एक, और फिर वहाँ पर डिनामोर सोसाइटी कोई तबलीग करती है। ये सारा का सारा सेल्फ खुद बनाना है। नावल के क्वेश्चन में वहाँ पर जाकर रो नहीं पड़ना, चीज़ें यही हैं, यूटिलाइज करना सीखिए और उसकी प्रैक्टिस यही टेस्ट में होगी, ठीक है? फिर इसके लिए ज़रूरी टेक्स्ट पढ़ाओ। फिर अच्छी बात तो यही है, लेकिन टेक्स्ट आप ना पढ़ें इसके लिए आप मूवी देखें बस, ठीक है? टेक्स्ट वाले दौर ही खत्म हो गए हैं। पिछले साल मैं कहता था कि टेक्स्ट पढ़ें जी, इस साल मैं कह रहा हूँ टेक्स्ट वाले दौर ही खत्म हो गए हैं। सर मूवी में तो काफी मेंट करके चीज दिखाई है। तो फिर क्या हो, बेहतर करके दिखाई होगी ना, लिख सकते हैं, बेहतर करके दिखाई होगी ना उसने। मेन डायलॉग तो बताया होगा, मेन डायलॉग ना बताया हो, उसको एक्सक्लूजन्स उसके बताए होंगे, उसे एक्सट्रैक्ट किया होगा द बेस्ट थिंग, और उसको भी इनहेंस कर दिया गया होगा। और नावल पढ़ते हुए आपको 15 डेज चाहिए, डे एंड नाइट। टेक्स्ट, बड़ी हिम्मत है यार। मैंने बीए के बच्चों को सारी टेक्स्ट पढ़ाता था, सारी टेक्स्ट, अब नहीं पढ़ाता। तो बहरहाल अब सजेशन ये है, इस साल से इस टाइम सजेशन ये है, टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है और ना ही आगे ज़रूरत पड़ेगी किसी को, ठीक है? जो नावल लिखेगा ना बस वही पढ़ेगा। मैंने तो अभी से सरेंडर कर दिया, मेरे साथ के दोस्त नहीं करेंगे, मेरी ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे, वो कहेंगे ये क्या बात कर दी, लिटरेचर का आदमी होकर ये बात कर। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, होना चाहिए ऐसा, कहना चाहिए। एक चीज़ में महीना लगता है एक नावल को पढ़ने में, क्यों महीना बर्बाद करें? मूवी देखें, एक्सट्रैक्ट करें, जो असल माटो था, थीम था, उसको एंजॉय करें, अगली बात करें। 3 घंटे में मूवी खत्म। बस लाजमी उसको एक महीने में जलील करना है अपने आप को, पतली पतली सी जाने बेचारी। मुझे नॉवेल जो पढ़ना, मुझे उस पर गुस्सा आता है, ये नॉवेल क्यों पढ़ रहे हैं इतनी और इसी तरह ये जो आप इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये फ्यूचर में आके लोग एलर्जिक हो जाएंगे। लोग कहेंगे ये क्या कह रहे हैं आप हमें, ये कोर्स आप हमें दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मतलब ये जैसे कि मास्टर इंग्लिश लिटरेचर है, आपका बच्चा, बेटा आपका स्कूल जाता है ना, क्या आप सोचते हैं स्कूल जाएगा ना आखिर? जब वो बड़ा होगा 15 साल के बाद, क्या उसको इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा ना। स्कूलिंग अच्छी है ना आजकल, इंग्लिश का तो प्रॉब्लम नहीं है ना उसको, ना ग्रामर का है ना अंडरस्टैंडिंग का है। वो जब आएगा तो उसको कहेंगे जी एमए इंग्लिश लिटरेचर करना है और ये किताबें टेक्स्ट पढ़नी है, हो गए पागल हो गए हो। उसको यूनिवर्सिटी कहेगी जनाब ये 10 मूवीज़ हैं, ये 15 गाने हनी सिंह के हैं, 10 गाने शकीरा के हैं और इसका आपका वो होगा, ठीक है? बच्चा जाएगा, वो मूवीज़ देखेगा, वो करेगा, उसके बाद वो घर में बैठे वो कहेंगे जी ये टेस्ट दे, किसी वक्त भी वो टेस्ट दे देगा बैठा कंप्यूटर पर, बस ही विल बी एक्सपर्ट। कोर्स में सिम कार्ड नहीं मिलेगा, ये सिम में ये पूरा कोर्स है, नेट पर पढ़ा होगा कोर्स, जाके देख लो। बुक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बुक्स तो वैसे भी इस साल हमने रिड्यूस कर दी है बच्चों की, बच्चों को इतनी बुक्स नहीं दी हमने, हम उन्हें कहते हैं नेट से सर्च कर ले, देख ले। मैं भी ये चाहता हूँ कि बच्चे वहाँ पर हैप्चुअल हो जाए। स्टडी के तरीक़ेकार भी नेक्स्ट 10 ईयर्स में बहुत बदल जाएंगे। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ट्रलोप बारचेस्टर टावर्स। अब आप एग्जाम देने जाएंगे ना, वहाँ पर 1 लाख लोग एग्जाम देने जाएंगे, और 1 लाख लोग एग्जाम देने जाएंगे, और 1 लाख लोगों को पता होगा कि जो चीज़ हम पढ़ के हैं इसको शायद पता नहीं हम इस्तेमाल ज़िंदगी में करते भी है कि नहीं करते। ये कोई एक्स्ट्रा चीज़ हम दे रहे हैं यहाँ पर, नाम मास्टर इंग्लिश का है, लेकिन एक शख्स जो कि वेब डेवलपर है और 6 माह का कोर्स कर रहा है, उसको पता होता है कि आज मेरा टेस्ट है, तो इस टेस्ट को देने के बाद मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हो चुका हूँ, श्योर हो जाएगा, और मैं कह सकता हूँ नेट पर अपने किसी भी कस्टमर को अब मैं आपको ये चीज़ भी तैयार करके दे सकता हूँ। उसको प्रैक्टिकली एहसास हो रहा होता है, और आपको प्रैक्टिकली नींद आ रही होती है मेरे सामने। क्या ख्याल है बेटा? आंखें खोलें, सच्ची बातें बता रहा हूँ, ठीक है? अच्छा जी, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द ट्रलोप बारचेस्टर टावर्स। मुझे ये नावल पसंद नहीं है, मैंने इस नावल में लिख दिया है बाकी बुक के अंदर, और उस वक्त मैंने पूरी कंसंट्रेशन के साथ लिखा है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं इसके टाइटल की क्या सिग्निफिकेंस है। क्रिटिकली एनालाइज थॉमस हार्डीज नरेटिव टेक्निक एंड स्टाइल इन रिटर्न ऑफ द नेटिव। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आपको नावल पढ़ा होगा तो आपको उसके स्टाइल का अंदाज़ा होगा कि उसका स्टाइल क्या है, आपको ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा उसके स्टाइल का, नरेटिव टेक्निक और स्टाइल का। अदरवाइज जिसको शौक है वो नावल को पढ़े, रीड करे, और उसके बाद उसकी टेक्निक के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे। कमेंट ऑफ द कैरेक्टराइजेशन ऑफ डिकन्स इन टेल ऑफ टू सिटीज। वैसे डिकन जिस बात के लिए मशहूर है वो बात क्या है? आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन के लिए मशहूर है, ठीक है? वो कहते हैं उसे क्या मामा कुत्ता कमाल का है, उसे क्या कुत्ता कमाल है मामू, रोजाना तारीफें करते मामा भांजा दोनों। याद है ना वो कहानी? वो बबलू था, बबलू हमारा दोस्त था, उसको और उसके मामे को कुत्ता और घोड़ा रखने का बड़ा शौक था। वो एक दिन कुत्ता ले आए, ये जी अल्सेशन कुत्ता है जी, ये कमाल का कुत्ता है जी, सुबह दोपहर शाम उसी कुत्ते की तारीफें होती थी। मामा कुत्ता, कह रहे मामा कुत्ता कुत्ता है, कमाल है। एक दिन कहने लगा, जब कुत्ता बड़ा जवान हो गया सही पिल्ले से, उसने कहा मामा ये कुत्ता भौंकता नहीं है। उसने कहा मामा ये कुत्ता कहता है खिलाओ मुझे और भौंको आप। आप लोग भी यही कहते हैं कि खिलाओ हमें और भौंको आप। ये कहानियां और ये सवालों के जवाब से बाबा खुद दिया करें, हम सिर्फ सामने आके बैठेंगे बस। अच्छा लो जी, डिस्कस डिटेल्ड रोल एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द 3 मेल कैरेक्टर्स इन जैन ऑस्टन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस। 3 मेल कैरेक्टर कौन कौन से बताओगे? एक तो उसके फादर को भी डिस्कस कर दो, केयरलेस था, कौन? चलो विक्रम को डिस्कस कर सकते हैं, और किसको? डार्सी को, बिंगले को, वही एलिजाबेथ लड़का था। ठीक है, विक्रम को कर दो तो आपको विलन का एक मिल जाएगा, एक डिफरेंट रोल मिल जाएगा। बिंगले के बारे में आप बहुत कम जानते होगे आप, लेकिन उसके फादर के बारे में। मिस्टर बेनेट, डार्सी, विक्रम, 3 अच्छे कैरेक्टर है डिस्कस करने के लिए। राइट क्रिटिकल नोट ऑन 2 ऑफ द फॉलोइंग। इमेजरी इन रिटर्न ऑफ द नेटिव। रिटर्न ऑफ द नेटिव के अंदर इमेजरी वाकई खूबसूरत है। अब जैसे कि उसकी जगह का नाम है, एक जगह का नाम है स्नोफील्ड, ठीक है, विंडसर, या हवाएं चलती रहती हैं, बड माउथ है, शगुफे का माउथ, बड माउथ। और उसकी होटल का क्या नाम था? वेमेन, क्वाइट वेमेन, हाँ क्वाइट, हाँ क्वाइट वेमेन।
स्टायर एंड प्राइड एंड प्रेजुडिस, स्टायर है प्राइड एंड प्रेजुडिस में है, मेरे ख्याल में कोलन के ऊपर स्टायर होती है, आयरनी है और स्टायर भी शायद उसी आयरनी को बस स्टायर कर देना, ठीक है। ह्यूमर इंटरलोप बार्चेस्टर टावर्स, बस ठीक है। करेक्टराइजेशन ऑफ एडम बीड, बस इसमें कुछ भी नहीं करना, आपने बताना है करेक्टर किस तरह के हैं। और सबसे अहम नुक्ता जो आपने उठाना है वो ये है कि ऑल करेक्टर्स आर नॉट सॉलिड, दे आर वेग। तो करेक्टर्स वेग बनाए हैं, और सबसे अहम चीज ये है कि उसने अपने करेक्टर्स को पपेट नहीं बनाया और ब्लॉक नहीं किया और अपनी मर्जी से नहीं चलाया। मैंने क्या कहा बेटा? सर उसके कैरेक्टर्स को पपेट नहीं बनने दिया अपनी मर्जी से, कैरेक्टर्स वेग बनाया है, पपेट नहीं बनाया, अपनी मर्जी से किया। तो क्या किया है उसने? जस्ट करेक्टर्स कैनवस पर फेंक दिए हैं, करेक्टर्स जहां जाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसने फ्री विल दे दी है, ठीक है। मतलब है वो एक स्टोरी को उसने बकायदा इस तरह से निट नहीं किया कि करेक्टर वही करें जो वो चाहे और स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हों, बल्कि करेक्टर कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, और एंड भी अजीबोगरीब किया उसने। तो ये आप बताएंगे करेक्टर्स उसके वेग हैं। 2012 एनुअल का देखें, टर्लोप्स there in Barchester Towers is the world and the why of the world. Discuss. Okay. जैसे बार्चेस्टर टावर करना है वो खुद ही एनालाइज कर लेगा। क्रिटिकली एनालाइज द मेल कैरेक्टर्स इन जेन एस्टन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस, और याद रखें जेन एस्टन को मेल कैरेक्टर्स के बारे में बहुत कम पता था। Of all George Eliot's novels, Adam Bede possesses the most clearly डिस्क्रिनिबल पैटर्न। डिस्क्रिनिबल पैटर्न, वेग पैटर्न। जितने भी उसने नावल रखे हैं उनमें सबसे ज़्यादा बिखरा हुआ वेग लूज पैटर्न किसका था? एडम। तो प्लॉट ऑफ एडम बीड, यानी कि वही स्टोरी लिखनी है और बताना है कि कैरेक्टर अपनी मर्जी से घूम फिर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। इन टेल ऑफ टू सिटीज डिकन्स रिवील्ड सम ऑफ द हॉरर्स ऑफ लिविंग कंडीशंस ऑफ दोज टाइम्स। अब ये कौन सी, वो उस पीरियड में 19 और 18 सेंचुरी की बात करते हैं जहां पर रेवोल्यूशन है। कौन सी रेवोल्यूशन थी आप बताएंगे मुझे? मेरी बंदूक लो दो नाली उधर से, मैं तुम्हारे पांव में गोलियां मारूंगा। उधर फ्रेंच रेवोल्यूशन थी 18 और 19 सेंचुरी की। बंदूक कौन सी है? डराने के लिए सर, इसमें वो उनकी मिजरेबल कंडीशंस आएंगी ना, पुअर की। मेरा बेटा ये फ्रेंच रेवोल्यूशन इतनी बड़ी रेवोल्यूशन है यार, यकीन करें उसको सोचकर हमारा दिल कांप जाता है, आपके पांव तक नहीं कांपते। शहजादियां हैं, शहजादियां। यकीन कीजिए मैं हम बड़े लिटरेरी जो मैं बात खुद में बड़ा ही सेंसिटिव आदमी हूँ, लेकिन जब मैं बुक्स लिखता था और मैं कहता लड़कियां पढ़ने के लिए या मतलब वैसे कोई दोस्त मिलने के लिए आ जाता था तो बैठ जाता था, मैं ऐसे उसमें खोया हुआ था, यकीन करें मैं रोता था इन करेक्टर्स के साथ। मैं यकीन करें कि ट्रेजेडीज पर रोता था मैं। मेरी रिकॉर्डिंग में आप देखें उथैलो में मेरे ख्याल में किस जगह पर मुझे लगता है रिकॉर्डिंग में नहीं है, उथैलो पढ़ा तो एंड पर रो पड़ता था। हाँ, और उसके अंदर मतलब ये देखिए कि पार्ट 2 की वो पढ़ाते पढ़ाते सोचते सोचते दुनिया के बारे में इतना दर्द था। लोग कहते कि यार तुम्हें क्या हो गया है, तुम कोई एजेंट हो, तुम किसी मुल्क के एजेंट हो, पैसे लेते हो, तुम्हें किस चीज़ का दर्द है भाई? तू वह में जिसको अपनी कौम का इतना दर्द जाग गया है। मैं कहता नहीं यार, मेरी कौम है, मेरे लोग हैं, इनको ठीक होना है, इनको मॉडर्न होना है, इनको बेहतर होना है, इनकी भूख खत्म होनी है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को मुतमईन देखकर तो मैं बड़ा मुतमईन हो गया हूँ कि कोई भूख नहीं है। आपने मेरे मूड तब्दील कर दिए हैं वैसे। ओके, क्वेश्चन नंबर मुझे बता देना तूबा, मैं समझ जाऊंगा कि तूबा को सब पता है। अब देखो इसको क्वेश्चन नंबर कहीं पता नहीं होगा। कह रहे चुप करो चुप करो चुप करो चुप करो। अच्छा बता जी, कोई तो क्वेश्चन पढ़ना है।
ये देखिए ये हालात है। सर इसमें हम सारी मेजरेबल कंडीशन लिख सकते हैं। 4 पढ़ाना है अभी मैंने? नहीं पढ़ लिया मैं। अच्छा देखो 5 नंबर देखो, डिस्कस द fatalistic elements in Hardy's Return of the Native and highlight other elements of his vision। Pessimism वाला क्वेश्चन है। Agden Heath is a symbol of an indifferent universe। Agden Heath symbol है नेचर का, लापरवाही वाली एक कायनात का, जिसके अंदर इंसान एग्जिस्ट करता है। डू यू एग्री? यानी कि एगडन हीथ इसको सिंबल करती है कि ये यूनिवर्स जो है ये क्या है? इनडिफरेंट कहते हैं। इनडिफरेंट का मतलब लापरवाह है, इसको हमारी फिक्र ही नहीं है। ठीक है, एक थ्योरी ये है कि वी आर ऑल क्रिमिनल्स, हम सारे के सारे कौन है? क्रिमिनल है। क्यों? बिकॉज वी आर नॉट द पार्ट ऑफ द प्लान ऑफ दिस यूनिवर्स। हम इस यूनिवर्स के प्लान में थे ही नहीं, हम एक्सीडेंटल पैदा हो गए हैं। ठीक है, इसी लोग कहते हैं कि जी ये क्रिमिनल है तो उसको गोली मार दो, या ये चोर है तो बोलो हम सारे हैं ही क्रिमिनल, गोली मारो, सजा क्यों देते हो? बस ऐसे ही चल रहा है सिलसिला। मैं भी सोच रहा हूँ, इधर एक लड़की गुजरती है मेरे घर के आगे, मैं उसे 20 रुपये डेली का टैक्स लगा दो उसमें। ठीक है, अच्छा वैसे मैंने इस पर टैक्स लगाने से रोका ना, इसे भाग कर अम्मी को बुला कर ले आना। ये मैं अपनी अम्मी को बुला कर ले आऊंगी अभी। बुलाने की क्या जरूरत है, तो मैं आ जाना। Write critical notes on any two of the following। Turlop, the true successor to Fielding। फील्डिंग एक राइटर है, ये टर्लोप भी वैसे राइटर है, बस ठीक है। जेन एस्टन्स हीरोइन इन प्राइड एंड प्रेजुडिस, बस एलिजाबेथ करेक्टर लिखना है। जॉर्ज इलियट्स विजन, जॉर्ज इलियट का विजन कैसा है? शाबाश, ठीक है, शाबाश, हाँ रिफॉर्मर है, ठीक है, शाबाश, ये उसका विजन है। और वो स्केप्टिक है, स्केप्टिक विजन है उसका। ठीक है, वो रिलीजन के एंटी जाती है। ठीक है, अच्छा चलो मुझे एक चीज़ तो बताओ, आज आप समझदार हो, इतना लिटरेचर भी पढ़ के बैठे हो, रिलीजन का एक एक बेनिफिट बताओ, हैं? रिलीजन का एक एक बेनिफिट बताओ। यस, जी, जब तक अब इंसान एक टेंशन है, लेकिन रिलीजन का ये बेनिफिट है कि जब तक आप अल्लाह ताला से दुआ नहीं मांगते, नमाज नहीं पढ़ते, आपको सुकून नहीं मिलता है। ये एक नेचर है इंसान। ठीक है जी, बेनिफिट ऑफ रिलीजन, जिंदगी का रास्ता ही रिलीजन से मिलता है। आप जिस रिलीजन से हो वो आपको अपना रास्ता बताएगा। बेनिफिट ऑफ इंसान को सही मायनों में बेनिफिट ऑफ रिलीजन। मुहतूबा कहते कोई बेनिफिट नहीं है, तो जैसे कि कोई बेनिफिट नहीं है। सही है, मैं वही सोच रहा था, अगर रिलीजन ना होता या ना आता तो हम बिल्कुल सिविलाइज ना होते यार। बचपन में छोटे थे तो क्या था, वो ये कहते ना कि बेटा चोरी करोगे तो अल्लाह मियाँ सजा देगा, ये होगा, तो इससे हमारी एक ग्रोथ हुई है ना। हम किसी लाइन लेंथ पर अगर हमें वो वैसे समझाने की कोशिश करते तो मुश्किल से समझ आती है हमें। हाँ, छोटी-छोटी चीजें हैं, तो दुनिया में बहुत सारे गलत काम हैं। इंसान को इंसान ही अपना ऐसे होता है। तो कितना बड़ा बेनिफिट है। दुआ सिखा रहे होते हैं, फिर एक मैनर्स में खड़ा होना सीखते हैं, फिर हम ऐसे नमाज में ठहरते हैं, एक सिलसिला है। वो उस वक्त हम जब छोटे थे हम कहते ये क्या अज़ाब है, लेकिन अब आगे एहसास हो रहा है कि वो तो हमें कल्टीवेट और सिविलाइज करती है चीज़। नमाज में जो डिस्कशन कर रहे होते हैं उसमें हम किसी और के साथ बोल नहीं सकते। अभी पढ़ रहे हैं तो सबके साथ डिस्कशन हो रही है, उसमें नहीं हम कर सकते। हाँ सही है, यानी कि रिलीजन हमें बहुत कुछ सिखाता है, बल्कि ज़िंदगी सिखाता है, उसके बहुत बेनिफिट हैं। नमाज आपने फिर भी नहीं पढ़नी, ख़त्म हो गया है।
डिकन्स नरेटिव स्टाइल, जो डिकन्स को डिटेल पढ़ेगा नरेटिव स्टाइल भी ढूंढेगा उसका। यही सवाल था ना। अच्छा जी 12 का सप्लीमेंट्री अब स्टार्ट करें, बस करें, चलो ओके जी इनफ।